तो क्या आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ क्या कि किसी ने ट्राई किया हो कि चलो तख्ता पलट करके तो देखते हैं? हमारे इसमें बुनियादी रूप तो है, लेकिन आजादी के बाद हमने ऐसा क्या तरीका अपनाया जिससे कि हम ये चीज कंट्रोल कर गए और पाकिस्तान वाले फेल मार गए? नेहरू जी की सूझबूझ। कैसे, आइए उस पर लेकर मैं आपको चलता हूं। बातें बताने के लिए बहुत सारी हैं, असल में इन पॉइंट्स का कहीं एक जगह विश्लेषण नहीं मिलता है। आप जब पूरा इतिहास उठाकर पढ़ते हैं तब जाकर ये इवॉल्व होकर आती हैं। इसलिए आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है? अच्छा, तो हमने आपको तख्ता पलट की बातें बताई और मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार से भारत में, आज जब मैं ये बात बोलता हूं आपसे कि भारत में 1857 में अंग्रेजों ने जो क्रांति देखी और उस क्रांति के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहां पर रेजिमेंट्स होनी चाहिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा आज देश के अंदर 27 रेजिमेंट्स काम कर रही हैं। 27 रेजिमेंट्स में चाहे वो जाट हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, आसाम रेजिमेंट हो, पंजाब सिख रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, नागा रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, राजपूत राइफल्स हो, सबकी अपनी अपनी पहचान बनाकर उनके अंदर अपना भाव पैदा कर दिया है। यही कारण है कि इन रेजिमेंट्स के बीच में अभी पिछले कुछ दिनों में, 1-2 साल पहले भी अहीर रेजिमेंट की मांग उठी थी कि अहीर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक जानकारी और दे दूं, चमार रेजिमेंट भी भारत के अंदर हुआ करती थी। 1943 से लेकर 46 के बीच में भारत में चमार रेजिमेंट के नाम से भी रेजिमेंट रही है। यह भी एक इतिहास है। जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स भारत में गठित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्षेत्रीयता के आधार पर, उनके अपने प्राइड के आधार पर भारत में रेजिमेंट्स गठित की गई थी, ताकि कभी इनको कोई भड़काने का काम करे तो फिर ये सब लोग एक बिंदु पर ना आ पाए। और इंटरेस्टिंग समझिए, भारत में 7 कमांड है, 7 कमांड के अलग अलग कमांडर्स हैं और उनको एक साथ आदेश देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं, ठीक है? खैर, आइए फिर मैं आपको लेके चलता हूं कैसे हमने अंग्रेजों के जाते ही बहुत बड़ी सूझबूझ दिखाई, कैसे हमने उनकी व्यवस्था को जब अपने यहां अपनाया, क्योंकि आजादी के बाद वो हमें अपनी सेना तो सौंप गए, लेकिन अब उस सेना को बनाने में हमने क्या तरीका अपनाया वो सुनो। देखो क्या हुआ, देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फील्ड मार्शल करियप्पा, अब यह बात समझने की है, जैसे कमांडर इन चीफ हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के समय पे, मैंने बताया था ना किचनर के टाइम पे, तो फील्ड मार्शल करियप्पा बनाए गए, कमांडर इन चीफ बनाए गए। भारत में आज तक 2 ही व्यक्ति 5 स्टार जनरल तक पहुंचे हैं, इनमें से एक करियप्पा साहब है और एक सैम मानेकशॉ साहब है। केवल 2 ही व्यक्ति फील्ड मार्शल की रैंक तक गए हैं, ये पहले व्यक्ति थे करियप्पा। और इनको ये बात क्यों, मतलब ये उपाधि भी क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया था पाकिस्तान के ऊपर, जब 1948 का पाकिस्तान का संघर्ष पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है? अच्छा, एनीवे, तो फिलहाल के लिए बात सुनिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज गए तो भारत को देश की सत्ता सौंप गए तो सेना सौंप गए तो हम अपनी सेना को किनसे चलवाएं? सेना को चलवाने के लिए करियप्पा साहब को बिठाया गया कि साहब आप सेना चलाएं। करियप्पा साहब, और करियप्पा साहब के बाद में जो इनके बाद में दूसरे जो व्यक्ति बने वो थिमैया कौन थे? थल सेना अध्यक्ष थे, जो करियप्पा के बाद में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो करियप्पा साहब थे ये कमांडर इन चीफ थे। भारत ने सबसे पहले जो समझदारी का काम किया, पता है वो क्या किया? कमांडर इन चीफ का पद ही खत्म कर दिया। नेहरू जी की सूझबूझ देखिए, दूरदृष्टि देखिए, और दूरदृष्टि में क्या किया? जो कमांडर इन चीफ का घर होता था, नेहरू जी ने खुद का अपना घर बना लिया कि सर, चूंकि देश में लोकतंत्र आ गया है, सेना के शासन की जरूरत क्या है? अंग्रेज तो सेना के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से शासन करते थे, चूंकि लोकतंत्र आ गया है ना, तो कमांडर इन चीफ, आपका जो त्रिमूर्ति भवन है ये मुझे दे दीजिए। पहचाने आजादी के समय क्या तिगड़म बिठाई नेहरू जी ने? हटो भैया, आप हटो यहां से, आप अपने हो, देश की आजादी में विश्वास है, आपकी जगह हम रहेंगे साहब इस जगह। बोले ऐसा क्यों? बोले देखिए, 3 सेना के तीनों अध्यक्ष होंगे और 3 अध्यक्ष रह करके उन तीनों अध्यक्ष के ऊपर एक लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ व्यक्ति रक्षा मंत्री होगा। कमांडर इन चीफ की जरूरत क्या है? आज भी रक्षा मंत्री इसीलिए तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के ऊपर जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है जो बैठता है। कमांडर इन चीफ का पद ही नहीं रखा जो अंग्रेजों ने रखा हुआ था। पाकिस्तान वाले यही मार खा जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने सबसे बुनियादी कदम जो उठाया, तीनों सेनाओं पर राज करने के लिए कोई एक सैनिक का व्यक्ति नहीं चुना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफील्ड स्टाफ होता है, ये क्या है? आज भी थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इन सब में से भी तीनों के ऊपर बैठने का जो व्यक्ति बनाया है, जैसे सीडीएस बनाया था अपन ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कमांडर इन चीफ नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, लेकिन उसकी रैंकिंग उन्हीं जनरल्स के बराबर रखी, वो भी वही 4 स्टार जनरल रखे गए। उनसे यह कहा गया कि आपका काम कोऑर्डिनेशन का है, आप इनके ऊपर नहीं हो।
CDS विपिन रावत नाम सुना था आपने? हम लोगों ने जो उनका पद सृजित किया था, कमांडर इन चीफ नहीं था, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था। आप सबके ऊपर हैं, आप इनका ऊपर का मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, जनरल रैंक बराबर है। 5 स्टार तो 2 ही थे हमारे यहां पे, सैम मानेकशॉ और ये करियप्पा। करियप्पा से कमांडर इन चीफ का पद ले लिया और उनको कहा सर आप थल सेना संभालें, आपके अनुभव का लाभ लें और हमें यह पद दें। भारत ने समझदारी से सबसे पहला काम यह किया था। उम्मीद है आपको यह तरीका समझ में आओ, नेहरू जी ने सबसे पहले क्या काम किया था। ठीक है, अच्छा एक और घटनाक्रम बताता हूं, मतलब कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई। नेहरू जी के द्वारा जो कार्य किए गए उनमें से 57 का कार्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है, एक बार की बात है कि जनरल थिमैया जो हैं वो भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। नेहरू जी उनका कार्यालय विजिट करने गए। जब कार्यालय विजिट करने गए तो थिमैया साहब के ऑफिस में पीछे की तरफ एक कैबिनेट लगी हुई, जैसे अपने अलमारी लगी होती है, ऐसे एक स्टील की अलमारी रखी थी, बड़ी सिल्वर की सी खूबसूरत सी। उसमें साहब नेहरू जी ने पूछा कि इसमें क्या क्या रखा है, तो उन्होंने कहा साहब पहली रो में तो रखा हुआ है डिफेंस प्लान्स। बोले अच्छा, और दूसरी में? बोले देश के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो रखी हुई है, मतलब ये तो आज युद्ध हो जाए तो क्या प्लान है, भविष्य में क्या होने चाहिए। और बोले तीसरा, बोले कभी आपके खिलाफ अगर सेना को शासन करना पड़े तो उस समय क्या तरीका अपनाया जाए। आप विचार कीजिए, प्रधानमंत्री थिमैया जी के ऑफिस में है और थिमैया जी के पीछे जो अलमारी रखी है उसमें इस बात का भी रोड मैप बना हुआ है कि कल को अगर कू करना पड़े, सैन्य विद्रोह करना पड़े तो तरीका क्या अपनाया जाए। भाई साहब नेहरू जी इस बात को सुन तो लिए, एक हल्की सी स्माइल पास करके चले आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है और ये रियल स्टोरी है 1957 की। द टॉप ड्रायर कंटेन द नेशंस डिफेंस प्लान। सेकंड ड्रायर के अंदर रखा है कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ऑफ नेशंस टॉप जनरल्स की, इनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें रखी हैं। और थर्ड में रखा हुआ है कि इसमें इस ड्रॉअर में सीक्रेट प्लान रखा है कि कल को अगर मिलिट्री कू आपके खिलाफ करना पड़े तो कैसे करें। नेहरू जी ने कहा अच्छा भाई साहब, देश में इतना संघर्ष करके लोकतंत्र लाए और सेना को हम शासन दे दें। सेना जो खुद नहीं चाहती वो ये चाहती है कि देश में लोकतंत्र है। आपको इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जिन जिन देशों में लोकतंत्र बरकरार है, विशेष रूप से पश्चिमी देशों को आप देखें, वहां पर आज तक सैन्य शासन नहीं आया। भारत इसीलिए दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि यहां पर लोकतंत्र मजबूत है, और लोकतंत्र की मजबूती उन राजनेताओं ने जिन्होंने इतने लंबे विजन और संघर्ष के साथ देश में लोकतंत्र लिया। अच्छा ये तो चलो कोई बात नहीं, अब नेहरू जी की सूझबूझ से तो ये सब चीजें बच गई, लेकिन क्या ये चीजें आगे तक कंटिन्यू रही? नहीं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हुई साहब। कई ब्रिटिशर्स ये मानना शुरू कर चुके थे, कई अंग्रेज ये मानना शुरू कर चुके थे कि नेहरू जी चूंकि उस समय के व्यक्ति हैं जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन था, तो उन्हें तो पता है देश कैसे चलाना है। ठीक है साहब, लाल बहादुर शास्त्री जी भी जो हैं वो भी नेहरू जी की टीम के थे, तो उन्हें भी पता है। लेकिन जब ये दोनों लोग नहीं रहेंगे तो फिर इंदिरा गांधी जी देश नहीं चला पाएंगे। और इंदिरा गांधी जी देश क्यों नहीं चला पाएंगी? क्योंकि उस समय पर सैम मानेकशॉ जो कि 5 स्टार जनरल बने, फील्ड मार्शल बने, इनके बारे में यह कहा जाना लग चुका था कि यह सत्ता हटा करके इंदिरा जी की और सैन्य तख्ता पलट करेंगे। एक दो जगह पर ऐसे डायलॉग भी मिलते हैं जिस समय पर मिसेस गांधी पूछती हैं, उन्हें बुलाती हैं मानेकशॉ को और उनसे पूछती हैं कि मैं बड़ी चिंतित हूं और पूछती हूं कि व्हेन आर यू टेकिंग ओवर। मानेकशॉ से पूछती हैं कि आप कब इस सत्ता को लेने वाले हैं। मानेकशॉ कहते हैं कि मैडम डरने की जरूरत नहीं है। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। मतलब यह हद बीच में आई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारे अंग्रेजों ने कहा कि नेहरू जी के पास तो अनुभव है लंबा चौड़ा, औरों को क्या पता कैसे होगा। अच्छा, और ये वास्तविकता भी है क्योंकि 1967 में जब इलेक्शन हुए तो किसी को यह विश्वास नहीं था कि इंदिरा जी चुनाव जीत जाएंगी, और इस विश्वास की कमी के चलते ही प्रिडिक्ट होने लग गया था कि 67 उधर 58 में पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन आ गया और इनके यहां पर अब 67 में सैन्य शासन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों 67 के चुनावों में, ये बहुत ही फेमस टाइम्स मैगजीन के, द टाइम्स अपन पढ़ते हैं ना, टाइम्स की पावरफुल लिस्ट आती है, उसके अंदर टाइम मैगजीन की कॉरेस्पॉन्डेंट है नवेली मैक्सवेल। इनका लिखा हुआ लेटर है जिसमें ये कहते थे कि हम तो सोचते थे कि 67 में ही वो आ जाएगा, 67 के इलेक्शन में ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इस समय पर इंदिरा गांधी जी 44% मत लेकर के विजयी घोषित हुई थी। 520 सीटों पर कांग्रेस जीती, 283 सीट लेकर आई थी और ये विदेशी लोग देखते रह गए थे। भारत ने इतनी बड़ी पॉलिटिकल सूझबूझ दिखाई थी और ऐसी स्थिति में हालांकि कांग्रेस बहुत से राज्यों में पिछड़ी जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कंटिन्यू रही। अच्छा, फिर एक वाकया और हुआ
सैन्य मामलों में कहा गया कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उससे जस्ट पहले जब स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, तो कहते हैं कुछ सिख सैनिक नाराज हो गए थे। सिख सैनिक नाराज हुए क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी जी के वो भी सिख धर्मावलंबी थे जिन्होंने उनको गोली मारी थी। और दूसरा, उससे पहले भी क्योंकि स्वर्ण मंदिर काफी प्रतिष्ठित और पूजनीय स्थान है, उसमें सेना कैसे एंट्री कर गई, इससे बहुत सारे सिख नाराज थे। लेकिन भारत में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी थी सेना के अंदर कि यह बात आइडिया में भले ही आई हो, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। मैंने आपसे क्या कहा, 1857 से ही अंग्रेज सबक लेकर के भारत में जाट रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स, राजपूत बटालियन, असम बटालियन, है ना, गोरखा रेजिमेंट, इतनी तरह की रेजिमेंट बना गए, बिहार रेजिमेंट, झारखंड रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, इतनी रेजिमेंट बनाकर चले गए कि सबकी अपनी अपनी पहचान और अपनी अपनी प्राण प्रतिष्ठा थी कि नहीं साहब हम तो अपने लिए हैं। इसलिए भारत में ऐसा नहीं हो पाया। 84 का मामला भी निकल गया। 2012 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी और लिखा कि जनवरी की एक रात को भारत में तख्ता पलट होने वाला था। और जनरल वीके सिंह उस समय वो हुआ करते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। बोले इनके नेतृत्व में भारत के अंदर तख्ता पलट होने की तैयारी हो रही थी। ये 2012 का लेटेस्ट मामला है, जिस समय सबसे ज्यादा ये मामला उठा था कि साहब ऐसा कुछ हुआ था। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार सेना ने कथित तख्ता पलट की खबरों पर कार्रवाई करने के लिए, मतलब ये घटना कुछ इस तरह से हुई थी। मैं पहले आपको घटना बताता हूं। हुआ कुछ यूं था कि ये पॉडकास्ट में वीके सिंह ने साहब ने ये बात बोली भी है कि कैसे कैसे हुआ था ये काम। कहते हैं मैं लिख करके लाया था, आगरा से जो सेना है ना वो चला दी गई थी बिना पुलिस को बताए हुए कि साहब हम लोग बिना सरकार को बताए हुए। हां, 2012 की बात है, जनवरी 2012 की। 33वीं आर्मर्ड डिवीजन की एक टुकड़ी जो हिसार में तैनात थी वो दिल्ली की तरफ चल पड़ी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एक पूरी यूनिट मोबिलाइज की गई जो अपने साथ 40 से ज्यादा टैंक ट्रांसपोर्टर लेकर चल रही थी। इसके तुरंत बाद आगरा में तैनात 50वीं पैरा ब्रिगेड की एक यूनिट भी दिल्ली की तरफ भेज दी गई। कहते हैं कि इन दोनों मूवमेंट का भारत सरकार को आइडिया नहीं था और मनमोहन सिंह जी ने अपने आईबी के अधिकारियों को बुलाकर, आईबी जो खुफिया जांच करती है अपने भारत के अंदर, उनको बुलाकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को बुलाकर पूछा था कि क्या इस बात में सच्चाई है कि सेना तख्ता पलट करने आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह केवल एक र्यूमर उड़ाया गया है, कुछ खुफिया लोगों ने इस तरह की बातें अखबार में छपवा दी हैं, इसका कोई तर्क नहीं है। इस बारे में जब पॉडकास्ट के अंदर स्मिता प्रकाश जी के पॉडकास्ट में पूछा गया था वीके सिंह साहब से, तो इन्होंने कहा कि भारत में यह संभव ही नहीं है क्योंकि भारत के अंदर 7 कमान हैं और 7 कमान एक जनरल के साथ एक साथ आदेश मानने के लिए पूरी प्रक्रिया है कि वो कब किस आदेश को मानेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि लेटेस्ट उदाहरण 2012 का कोट किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तो उम्मीद है कि अब आपको भारत के इतिहास के निर्माण से लेकर आज तक के अंदर जो भी गतिविधियां हुई और भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो सारी बातों का एक लमसम आइडिया लग गया होगा। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ उसका भी आइडिया लग गया होगा। वस्तुतः आप अब तक यह कंक्लूड करने में कामयाब हो गए होंगे कि भारत के राजनीतिक पार्टियां सेना से ज्यादा पुरानी और मैच्योर हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर सेना में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है कि वो सब अपनी अपनी अस्मिता और पहचान के लिए संघर्ष करती है, साथ ही साथ वो नेशनल प्राइड को पूरा करती है। वहीं पाकिस्तान जो कि आजादी के बाद अपने आप को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, मुस्लिम राष्ट्र घोषित करके उनकी एक ही धार्मिक आइडेंटिटी रह गई और उस धार्मिक आइडेंटिटी के साथ एक ही क्षेत्र के अंदर, चूंकि एक क्षेत्र की सेना ही सीमित थी, पंजाब रेजिमेंट के मैक्सिमम लोग उनके साथ चले गए थे और चूंकि पाकिस्तान की मांग ज्यादा पुरानी नहीं थी और दुर्भाग्यवश जब पाकिस्तान बना तो उनके जो अब्बा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जिन्ना, वो आजादी के कुछ ही समय बाद मर गए। तो ऐसे में पाकिस्तानी जो हैं वो दिशाहीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने देश क्यों बनाया और बनाकर अब इसका क्या करेंगे। इसलिए सेना ने आसानी से उसकी सत्ता को संभाल लिया। चूंकि पाकिस्तान से ही बांग्लादेश निकला था तो यही हाल बांग्लादेश में होने ही थे। इनकी कोई भी
कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। वही भारत लोकतांत्रिक मांगों के लिए ही बना देश था। भारत में मानव अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए संघर्ष हुए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के लिए संघर्ष हुए थे। इसलिए कभी भी सेना की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मदद नहीं ली और इसी वजह से आज तक भारत के अंदर सैन्य तख्तापलट जैसी घटनाएं ना तो सुनी गई हैं, और जितना भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत देने वाली संस्थाएं बनी रहेंगी, उतने सालों तक भारत में सेना का शासन नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। बाकी आप अपनी तरफ से अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।